मैंने 4 औरतों से एक साथ शादी की क्योंकि इन 4 औरतों का इस दुनिया में कोई ना था। इनसे शादी के बाद इतनी ज्यादा मेरे कारोबार में बरकत हुई कि मैं दिनों में करोड़ों का मालिक बन गया था। मेरी चारों बीवियां आपस में मिलकर बहुत खुशी खुशी रहती थी और मैं भी बहुत खुश था। फिर एक दिन अचानक मेरी चारों बीवियां हामला हो गई। बाद में पता चला कि मेरी बीवियां तो मेरी जिंदगी में माँ के अलावा किसी और रिश्ते का तस्वुर तक नहीं था। अम्मा ने अकेले ही मुझे पाला था और पढ़ाया था। मैं जब इस लायक हुआ था कि माँ के दुख सुख बांट सकूं, तब से ही मैंने अम्मा से पूछा था कि मेरे वालिद ने इन्हें किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा दी थी, जो अम्मा को यूं दर दर की ठोकरें खाना नसीब हुई थी। लेकिन मेरी माँ इतनी सादा औरत थी कि अपनी वफादार बीवी होने का फर्ज निभाते निभाते ये तक भूल गई कि इसने कितने साल इन अजियतों की नजर कर दिए थे। बचपन में तो मुझे कई बार ये ख्याल आया कि वालिद साहब कहाँ पर होंगे, इनका खानदान और रिश्तेदार कहाँ होंगे, लेकिन अम्मा ने हमेशा ही मेरा मुंह एक झिड़क से बंद करवाया था। जैसे जैसे बचपन के दिन गुजर रहे थे, मुझे समझ आने लगी थी कि खुद भी इनका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अम्मा के पास अब्बा की और इनकी शादी की तस्वीर, इनका अपना निकाह नामा और अब्बा का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था, जिस पर इनका नाम पता सब कुछ ही मौजूद था। और मैं फिर एक दिन अम्मा की इस पुरानी संदूक से वो तस्वीरें और कार्ड लेकर इसी जगह पहुंचा था जहां मेरे बाप ने अम्मा से शादी करके इन्हें जिंदगी भर जालिम समाज के रहमो करम पर अकेला छोड़ दिया था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ये जान कर ना रही थी कि इनका पूरा खानदान सालों पहले ही ये घर शहर और मुल्क छोड़कर जा चुके थे। जिस वक्त अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी थी, फिर वो खुद भी ज्यादा साल जिंदा ना रह सके थे। अब्बा का कोई भी भाई वगैरह भी ना था। अब्बा के बाद इनके वालिदैन भी शायद गुजर चुके होंगे। मैंने इनके बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि इन्होंने भी कभी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दिया था। इसलिए शायद अम्मा मुझे इन सब बातों से अनजान रखना चाहती थी। मोहल्ले वालों से सुना था कि वालिद ने फिर बाहर जाकर किसी गोरी से शादी भी कर ली थी और इनकी औलाद भी वहीं पली पड़ी थी, जो इनके बाद बस अपनी माँ तक ही रही थी। भले इन लोगों का क्या लेना देना था अब्बा के पिछले खानदान या रिश्तों से। अब मुझे भी समझ लग गई थी कि अम्मा ने ठीक ही किया था मुझे इन बातों से अनजान रखकर, क्योंकि मेरी पहुंच से वो बहुत दूर थे और वालिद के बारे में जानने की मेरी चाह ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया था जब मैं इनकी हकीकत मालूम कर चुका था। मेरे दिल से अब वो बोझ उतर चुका था और मैं अपना सब कुछ अपनी माँ को ही समझने लगा था। माँ के बाद जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हुआ वो निम्रा थी। निम्रा मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने बेहताशा मोहब्बत की थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इसके अलावा मेरा कोई दोस्त ना था। इस दोस्ती ने कब मोहब्बत का रूप ले लिया था हम दोनों को पता ही ना चला था। इतना वक्त साथ गुजारते कब हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी जुदा रहना अब दोनों के लिए नामुमकिन हो गया था। निम्रा की आंखों में हमेशा ही बड़े बड़े ख्वाब हुआ करते थे। वो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के सुहाने ख्वाब सजाने लगी थी। वो भी मेरी तरह किसी अमीर कबीर खानदान से नहीं थी, इसलिए हमेशा ही मुझे खूब मेहनत करने और तरक्की करने के लिए कहती। वो चाहती थी कि इसने अपनी जिंदगी में जो जो कमियां देखी हैं मैं वो सब पूरी कर दूं, और मैंने भी इससे वादा किया था कि इसकी खातिर चांद भी जमीन पर लाना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इससे अपने ख्वाब आंखों में लिए इन्हें पूरा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी फिर कई कुर्बानियां भी मांगती हैं। मुझे पहले पहल बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े थे और ये सब देख के निम्रा ने भी हिम्मत हार ली थी, जबकि मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी हिम्मत बनेगी। फिर एक रोज वो मिलने आई तो इसकी सूरत देखकर ही इसके दिल का हाल पता चल रहा था। वो बहुत बुझी बुझी सी थी, यानी वजह पूछी तो वो रोते हुए बोली थी कि मेरा रिश्ता आया है। मैं ये बात सुनते ही इस पर भड़क उठा था। तुम ये बात अपने लबों पर भी क्यों लाई? तो वो बोल पड़ी थी कि मैं अपने वालिदैन को नहीं रोक सकती। मैंने पूछा क्यों, तो आगे से इसका जवाब मुझे मायूस कर गया। वो बोली कि रिश्ता अच्छा है, वो लोग खाते पीते घर की हैं, अब इनकार की कोई सूरत नहीं बनती क्योंकि वालिदैन हाँ कर बैठे हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलनी फिर? तो वो बोली कि मेरी मर्जी भी शामिल है। मुझे नहीं लगता कि तुम अगले 15 साल तक भी इस मकाम तक पहुंच पाओगे और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, ना कि घुट घुट कर गुजारना। वो मुझे मायूसी के भंवर में अकेला छोड़कर जा चुकी थी और मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं बचा था। कोई कैसे इतना मतलब परस्त हो सकता है, ये सोचकर मैं टूटने लगा था। वही तो सहारा थी मेरे अकेलेपन का, जिसके सहारे मैंने अपने बाप तक की कमी को भुला दिया था। लेकिन वो मेरे के पीछे भागी थी। मुझे इसके जाने का गम तो बहुत था, लेकिन मुझे ज्यादा गम इस बात का था जिस वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही थी, और वो वजह थी
पैसा, वो महज पैसे के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी। वो इतनी मादा परस्त थी, मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, मगर चाहने वालों को कभी रोका नहीं जा सकता। मैंने भी इसे अपनी जिंदगी से जाने दिया था। ये और बात है कि मेरे जीने का ढंग बदल गया था, मेरे दिन रात बदल गए थे, मेरी सोचों का महावर बदल गया था। मेरे नजदीक पैसा हासिल करना कभी भी पहली तरजीह नहीं रहा था। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ था। मेरी पहली तरजीह हमेशा से ही दूसरों का ख्याल रखना और इनकी इज्जत करना, इनके साथ मोहब्बत से पेश आना, जरूरत के वक्त किसी की मदद करना, ये सब चीजें मेरी तरजीहात में शामिल थी, जिनकी आज के दौर में कोई अहमियत ना थी। मैं दूसरों की मदद करने के लिए अपना आराम भी ना देखा करता था, और इससे जो मुझे रूहानी सुकून मिलता था वो बयान से बाहर है। इसी सुकून की वजह से मैं निम्रा के बगैर भी जी रहा था, मगर जब निम्रा मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे समझ में आया कि जिंदगी में रुपया पैसा भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे इंसान नजरें नहीं चुरा सकता। मैंने भी दुनिया के साथ चलने की कोशिश की थी और मैंने भी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था। दिन रात मेहनत करने लगा था। मैं इस दुनिया में अकेला था, मेरे पास मेरी माँ के सिवा और कोई भी नहीं था। लेकिन सारी ही दुनिया निम्रा की तरह मतलबी नहीं होती। मेरी जिंदगी में मोहब्बत के अलावा भी कुछ वफादार दोस्त और दुख सुख के साथी थे, जिनके लिए मैंने भी कई दफा अपना आप पेश किया था। मैंने बहुत मुश्किल से एमए मुकम्मल किया था और इसके बाद नौकरी के लिए धक्के खाए, मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त से थोड़े से पैसे उधार लिए और अल्लाह का नाम लेकर एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था। मुझे दिल ही दिल में बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरा ये कारोबार ना चला तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए और ये पैसे भी मुझे भरने पड़े। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल बन जाती। लेकिन एक टूटा हुआ इंसान फिर कामयाब होने लगा था। जहाँ नुकसान का डर था वहीं पर मुझे कारोबार का रिस्क भी लेना पड़ा था, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह पाक ने मेरे कारोबार में बरकत डाल दी और अब मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा था। मेरी जिंदगी में वो न रही जिसको मैं ये सब करके दिखाना चाहता था, जिसके लिए मैं दुनिया की दौलत कदमों तले लाना चाहता था। वो बहुत जल्दबाज निकली, लेकिन मेरे दिल में अब भी कहीं इसका वो मुकाम बाकी था। जब मेरा कारोबार चमकने लगा तो हर माँ की तरह मेरी माँ के दिल में भी मेरे सर पर सहरा सजाने की ख्वाहिश जाग उठी और वो जल्द अज जल्द घर में बहू लाने की ख्वाहिश का एहसास करने लगी। इस बात से मेरे दिल पर पहाड़ टूट जाते थे। मैं शादी का सोचकर ही निम्रा के ख्यालों में वापस चला जाता था। काम के दौरान कभी अगर मुझे इसका ख्याल आता तो फिर घंटों एक ही जगह बैठे मैं इसी को सोचता रहता। इसका हंसना बोलना, मेरे साथ घूमना फिरना, हर एक चीज मुझे याद आती तो मैं तड़प कर रह जाता। जो कुछ इसने मेरे साथ चाहा था वो हर चीज मेरे पास आ गई थी, लेकिन वो खुद दूर हो चुकी थी। जब अम्मा ने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा तो सबसे पहला ख्याल निम्रा का ही आया था, मगर निम्रा तो कब की किसी और के साथ शादी कर चुकी थी। वो मुझे बर्बाद करके चली गई थी, लेकिन मैं अब उस काबिल था कि कोई भी लड़की मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाती। मगर अब इसके बारे में सोचना भी गुनाह था। मैंने अपनी अम्मी पर सारी बात डाल दी और इन्हें कहा कि जहां आपको बेहतर लगता है आप मेरी शादी कर दें। मैं शादी करना भी अम्मा की खातिर ही चाहता था। इन्होंने भी मेरी खातिर एक उम्र तन्हाइयों में गुजार दी थी। अब इनका पूरा हक बनता था कि उम्र का कुछ हिस्सा हंसता बसता घर देखे। इनके सारे ख्वाब ही मुझसे जुड़े थे। अम्मी ने मोहल्ले की एक लड़की मेरे लिए पसंद की थी। बकौल इनके मेरे लिए इससे बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। वो लड़की न जाने क्यों अम्मी को इतनी पसंद थी कि लेकिन मैं और मेरा दिल जानता था कि मेरे लिए खुशियां लाने वाला साथी सिर्फ और सिर्फ निम्रा ही बन सकती थी। लेकिन फिर मैं राजी हुआ था और अम्मी ने अपनी पसंद की लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। वो बहुत गरीब घर की मगर सुलझी हुई लड़की थी। मैं कोई रोज इसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सका था, लेकिन वो लड़की ये दिन रात मेरी और अम्मी की खिदमत में वक्त गुजारने लगी थी। कभी इसकी जबान पर एक लफ्ज शिकायत का नहीं आया था। फिर इसी अदा पर मैं इसके करीब होने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आदत की मालिक थी। चंद ही दिनों में इसने मेरा दिल जीत लिया था और मैं अम्मी के इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मुझे एहसास होने लगा कि वालिदैन के किए हुए फैसले भी अच्छाई के लिए होते हैं। मुझे एक बार फिर ख्याल आया था कि शायद निम्रा के वालिदैन ने भी इसके लिए उस वक्त में सही फैसला किया था। वाकई माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसला करते हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश हो गई, ये सोच कर मैं मुतमईन होने लगा था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था और इसी अरसे में मेरी बीवी ने मेरे घर को जन्नत का दूसरा रूप बना दिया था। बस अब इस घर में एक ही कमी थी कि मैं अभी तक औलाद की नेमत से मरहूम था। मेरी माँ को पोते पोतियों को खिलाने का बहुत शौक था और वो हर वक्त बैठ कर इस ख्वाहिश का एहसास
इंतजार करती थी। मैंने ये बात महसूस की थी कि मेरी बीवी भी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं इसे तसल्ली देता था कि अभी शादी को इतना वक्त नहीं गुजरा, तुम बिला वजह इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद हो जाएगी। इन्हीं दिनों मेरे एक जाने वाले ने मुझे अपने कारोबार में शराकत की दावत दी थी, जिसको मैंने कबूल कर लिया था और मेरा अपना कारोबार भी काफी बड़े पैमाने पर फैल चुका था। ये सब मेरी माँ की दुआओं का कमाल था और यकीनन ये मेरी बीवी का नसीब था। जिसके आने से मेरी तरक्की बेतरक्की हुई थी, वो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित हुई थी। जहाँ मैं पिछले सारे गम भूला था, वहाँ उसके आते ही मेरा कारोबार भी आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था और अब ये नई शराकतदारी मुझे बहुत नफा देने वाली थी। यकीनन अब मेरी दौलत लाखों करोड़ों से आगे निकलकर अरबों में पहुंचने वाली थी। फिर भी मैं इससे अपना कोई कमाल नहीं समझता था। ये तो सब कुदरत की तरफ से मेरी गैबी मदद थी जो दिन रात इजाफा हुआ जा रहा था। मैंने अब वो मोहल्ला छोड़कर एक अच्छे इलाके में घर ले लिया था और जिंदगी को नए तरीके से जीने लगा। अब मैं रफ्ता रफ्ता निम्रा को भूलने लगा था। इसकी याद मिटने लगी थी और मैं सोचता था कि वो भी अब तक मुझे भूल चुकी होगी। अब मुझे अपनी बीवी और ये जिंदगी ज्यादा बहाने लगी थी। मेरी बीवी ना तो सीरत और ना ही सूरत में इससे किसी दर्जे से कम थी और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि मेरी माँ और घर को इसने बहुत ही खुश असलूबी से संभाल रखा था। मगर एक दिन अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर के ऑफिस में मुझे निम्रा नजर आ गई। वो किसी जरूरतमंद की तरह फाइल अपने हाथों में थामे इंटरव्यू के लिए आई। लोगों के दरमियान बहुत ही परेशान हाल बैठी थी। मुझे इसको देखकर बड़ा झटका लगा था, लेकिन ज्यादा ताज्जुब की बात ये थी कि इसकी तो शादी हो गई थी और वो भी अच्छे खासे अमीर लोगों में। फिर इसे इस मामूली जॉब की क्या जरूरत पड़ गई थी जो इस तरह ऑफिस में लगी लाइन में वो जलील हो रही थी। मैं एक साइड पर बैठे इसे देखने लगा। इसका ये हाल देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे गुलाबीपन के बजाय बिलाहट थी और वो निम्रा तो कहीं से भी नहीं लग रही थी जिसको मैं जानता था, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। ये तो कोई और ही लड़की थी जो बहुत ज्यादा परेशान हाल थी, बहुत ज्यादा उदास थी और गमों की मारी हुई लग रही थी। मैंने निम्रा के करीब जाकर इससे बात करना चाही तो हैरान रह गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? और तुम्हारे ससुराल वाले इनका कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? सब ठीक तो है ना? मैं तो इसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर एक ही वक्त में कितने ही सवाल इससे मैंने कर दिए। वो मेरी बात सुनकर रोने लगी थी। मैं इसे साथ लेकर फौरन ऑफिस के अंदर आ गया था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी जिसको मैंने चांद तारे ला कर देने के वादे किए थे। इस हाल में उसे देखना मेरे बस की बात नहीं थी और मैंने इसे कुर्सी पर बिठाकर इसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। वो मेरे हाथ से कुछ भी लेने से बहुत हिचकिचाने लगी थी। शायद मेरे साथ किए गए अपने सलूक पर इसे पछतावा था जिसके बायस वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और फिर वो अपने पछतावे का इजहार करने लगी थी। इसने मुझे छोड़कर जिस शख्स के साथ पैसे के लिए शादी की थी वो शख्स फ्रॉड निकला था। वो भी कोई दौलत जायदाद का मालिक नहीं था। वो भी एक मजदूर पेशा शख्स था। किराए की गाड़ी, किराए का मकान और झूठा बैंक बैलेंस बताकर इन लोगों ने निम्रा और इसके वालिदैन को बेवकूफ बनाया था। बात अगर यहाँ तक भी रहती तो ठीक था, मगर वो बहुत ही आलिशान तबीयत का मालिक था। इसके जाल में फंसने वाली निम्रा कोई अकेली लड़की नहीं थी। वो आए रोज कई लड़कियों से ऐसे धोखे करता था, मगर बदनसीबी के निम्रा का इससे निकाह तक हो गया और इसके घर वालों का रवैया भी निम्रा के साथ बहुत ही ज्यादा खराब था। पूरा पूरा दिन इसे घर के काम करवाते रहते थे, ना तो इसकी इज्जत करते थे और ना ही इससे मोहब्बत करते थे, बल्कि नौकरों से बदतर सलूक इसके साथ वहाँ पर किया जाता था। और सबसे ज्यादा तकलीफदार रवैया ही इसके शौहर का था। वो रोजाना रात को नशा करके आता था और इसे बुरी तरह से मारता और पीटता था। बकौल इसके पहले तो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी स्तर से ऊपर जाने लगा और इनके जालिम जब हद से बढ़ने लगे तो इसे एक दिन अपने माँ बाप को इसके बारे में बताना ही पड़ा। माँ बाप से अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं गई और इन्होंने खुला ले लिया और ये पिछले चंद माह से अपने माँ बाप के घर में थी। फिर यूं घर में रहते वो दिन ब दिन अपनी बर्बादी का सोचकर नफ्सियाती मरीज बनने लगी। तो कहीं नौकरी करने का ख्याल आया जो कि वक्त की जरूरत भी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने दुख से अपनी आंखें बीच ली थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था जो बयान से बाहर था। मैं इसके दुख में दुखी तो था और मैं सोच रहा था कि अगर मैंने अभी तक शादी ना की होती तो मैं अब भी निम्रा को अपना सकता था। वही तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब थी। ये दौलत, ये मनसब मैंने इसी के लिए तो हासिल करना चाहा था, लेकिन वो मुझे एक मौका देती और इस गलत इंसान से शादी करने में इतनी जल्दी ना करती तो आज मेरी दुनिया की मलका वो होती और मैं आज भी उस
इसकी गुलामी में अपना सर तस्लीम खम करते खुशी महसूस करता, लेकिन अफसोस कि वो बहुत जल्दबाज निकली थी। इसकी दौलत की चाहत से मैं वाकिफ था, लेकिन मुझसे दूर होकर इसे वो भी दौलत ना मिल सकी थी। मैंने फिर इसके अपने ही ऑफिस में जॉब दे दी थी। इस तरह इसके घर का खर्चा भी चलने लगा था, क्योंकि इसके वालिद अब बहुत ज़ईफ हो गए थे और वालदा भी बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सब जिम्मेदारियां इसके सर पर थी। वो सामने रहने लगी तो मेरे पुराने जज्बात फिर से जागने लगे। इसकी मोहब्बत, जिसको मैं दिल के किसी गमनाम कोने में दफन कर चुका था, वो फिर से जिंदा हुई थी और मैं काफी दिनों से इसे सोच विचार में गुम था और बहुत ज्यादा परेशान था। वो पूरा दिन मेरी आंखों के सामने रहती थी और मेरी सोई हुई मोहब्बत जैसे जाग उठी थी। मेरी कैफियत मेरी बीवी ने बहुत जल्द नोट कर ली थी। मैं ना चाहते हुए भी निम्रा के ख्यालों में फिर से खोने लगा था। घर पर आता तो किसी चीज में दिल ना लगता। इसकी मजबूरियां मुझे परेशान करके रख देती। वो भी अपनी हर बात फिर से मुझे फोन करके बताने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में मेरी बीवी भी है। ऑफिस के बाद वो मुझसे राब्ते में रहने लगी थी और फिर मेरी बीवी सब कुछ समझने लगी। ये वो औरत थी जिसने हर हाल में मुझे समझा और संभाला था, जिसने अपनी हर जरूरत को साइड पर रखकर मेरी बातों को, मेरी जरूरतों को तरजीह दी थी। और आखिरकार वो मुझसे इसरार करने लगी कि मैं इसे अपनी परेशानी के बारे में बताऊं और फिर मैंने इसे सब कुछ सच बताया, हर एक चीज के बारे में आगाह किया, शुरू से लेकर अब तक निम्रा और मेरी सारी दास्तान सुना डाली। अपनी उलझन मैंने इसके सामने रख दी, लेकिन जो इसका जवाब था वो मुझे हैरान कर गया और मैं सोच रहा था कि किसी औरत का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है। एक बार फिर वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी थी। इसने मुझे कहा कि अगर आप भी इससे मोहब्बत करते हैं तो इसे अपना लें, इसके साथ शादी कर ले। मैं इसकी बात पर हैरत ज़दा रह गया। वो मेरी माँ की पसंद इससे इस घर में आई थी और मेरी माँ को अपनी माँ समझने लगी थी। इसलिए फिर मैंने अपना मामला अपनी माँ से बयान किया तो वो चुप रह गई और मुझे कहने लगी कि अगर अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ कर सकते हो तो शादी कर लो। अम्मा ने भी मेरी मोहब्बत की शिद्दत को भांप लिया था, इसलिए मुझे रोक ना पाई और बोली कि इस चीज की इजाजत तो तुम्हारा मजहब भी देता है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें इससे रोकने वाली। बस नई बीवी के चक्कर में पुरानी बीवी को भूल नहीं जाना। ये याद रखना कि पहला हक तुम्हारा तुम पर इसी का होगा। मैंने मरियम को हमेशा अव्वलीन तरजीह देने का माँ से वादा किया था और फिर ये खुशखबरी निम्रा को देने के लिए फोन किया था। वो तो जैसे इसी इंतजार में थी कि कब मेरा पैगाम मिले और वो तन मन से खुद को मेरे हवाले कर दे। गुर्बत की मजबूरियां एक तरफ, लेकिन मोहब्बत तो उसने भी मुझसे टूट कर की थी। कुछ ही दिनों में तमाम मामला तय करने के बाद मैंने अम्मा और मरियम की मौजूदगी में निम्रा से निकाह कर लिया था। ये मेरे ख्वाबों की दुल्हन थी, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में लाने के लिए कई दुआएं मांगी थी और आज मेरी सारी दुआएं रंग लाई थी। निम्रा से शादी करने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई हों, जैसे मैंने सारे जहां की खुशियां पाली। वो मेरी चहती बीवी बनकर रहने लगी थी। इससे अच्छी तरह से मेरा दिल लभाना आता था। मेरे दिल के हर तार से वो वाकिफ थी। इसकी मोहब्बत में इतना असर था जो इसने खोने के बाद फिर से इसने मेरे दिल को वो मकाम हासिल कर लिया था। वो कई रोज मेरे ऑफिस में सिर्फ एक वर्कर के तौर पर काम कर चुकी थी और अब भी मेरे साथ ऑफिस जाती थी, मगर अब वर्कर की हैसियत से नहीं बल्कि वहाँ के मालिक की हैसियत से। और वो रफ्ता रफ्ता अपनी जिंदगी में वापस आने लगी थी और मैं खुश था कि वो अपने गमों को भूलकर खुश रहने लगी थी। मैं इसको खुश देखकर ही खुश रहने लगा था और मुझे पता भी नहीं चला कि नादानस्तगी में अपनी पहली बीवी को नजरअंदाज करने लगा था। मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मरियम की खूबियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर वो इजाजत ना देती तो शायद निम्रा को लाने की मेरी जुर्रत ना हुई होती और ना ही इसकी मर्जी के खिलाफ मुझे अम्मा की इजाजत मिलती। निम्रा को यहाँ तक लाने में मरियम का बहुत बड़ा किरदार था। निम्रा मेरे दिल के साथ साथ ऑफिस और घर में भी काबिज होने लगी थी। वो मेरी मोहब्बत में इस कदर खो गई थी कि मुझे हैरत निम्रा के रवैये से थी। इससे मेरा पहली बीवी से बात करना, मुखातिब करना इससे नागवार गुजरता था। वो चाहती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी का होकर रहूं। वो शुरू से ही ऐसी थी, हर चीज पर हक जिताने वाली, मेरे दिल पर राज करती थी। इसके लिए वो मगरूर होने लगी थी। मेरी दूसरी शादी को भी 2 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर निम्रा से मेरी पहली बीवी की मौजूदगी अब बर्दाश्त नहीं होती थी। वो खुले लफ्जों में मुझे कहती थी कि इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके साथ शरीक नहीं कर सकती। मैं उसे समझा समझा कर थक चुका था कि वो मेरी पहली बीवी थी और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और इसमें ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी जिसकी वजह से इसे जमाने के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया जाता। जो मेरे वालिद ने मेरी माँ के साथ किया, मैं भला कैसे इस बात को धुरा सकता था, वो भी मरियम जैसी मासूम औरत के साथ। निम्रा पढ़ी लिखी लड़की थी और मुझसे बेहताशा मोहब्बत करती थी। वो हर लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन मैं ऐसे
ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन निम्रा का इसरार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो मेरे साथ अकेले जिंदगी गुजारना चाह रही थी। मेरे दिल और घर में इससे अपने अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं था। बहुत बार वो अपनी छोटी सी बात को लेकर मुझसे नाराज हो जाती थी और इसको नाराज देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर था, लेकिन मरियम के साथ कोई ना इंसाफी कभी करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं इसी कश्मकश में बहुत परेशान भी रहने लगा था कि इन्हीं दिनों मुझे काम के सिलसिले में शुमाली इलाका चाट में जाना पड़ा। ये सफर मेरे अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर के साथ था और इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी, इसलिए इनकार की कोई सूरत नहीं बनती थी। हमने वहां पहुंचकर अपना काम खत्म कर लिया था। मेरे दिमाग में फिर से निम्रा की जिद ख्याल आने लगा था, जो सोचकर मैं घर जाने से भी डर गया था। वो बोली थी कि वापसी के बाद लाजमी मरियम को घर से निकाल दे। इसने जिद पकड़ ली थी। इसकी ये बचकाना बातें मुझे परेशान करती थी। काम के बाद मैंने वहां पर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया और क्योंकि अपने दिमाग से परेशानी कुछ कम करना चाहता था, उस दिन मैं सैर कर रहा था जब मेरे दोस्त को एक जरूरी कॉल मसूल हुई और इसे अचानक वापस जाना पड़ा। मुझे इलाका बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने मजीद 2 दिन रहकर निम्रा की बात पर संजीदगी से सोचना था और इसे किस तरह से मनाना है ये तय करना था। मुसलसल परेशानी के बायस मैं घुटन महसूस करने लगा था और अगले दिन वापसी से पहले मैं यहाँ के बहुत से नजारे देखना चाहता था। उस दिन सुबह ही सुबह मैं सैर के लिए निकला था। ये बात भी सच है कि इतने हसीन मनासिर देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूलकर यहाँ का लुत्फ लेने लगा था। अगली सुबह मेरी वापसी रवानगी थी और आज मैं रात तक घूमना चाहता था। तफरीह और निसारों के हुस्न में पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और मैं होटल से काफी दूर निकल आया। फिर तो एकदम से मौसम के तेवर बदल गए थे। कड़ाके की सर्दी में अचानक से मुसल्लाधार बारिश शुरू हो गई और मेरा होटल कोई 2 घंटे की दूरी पर था। कोई सवारी मिलना भी मुश्किल थी कि रास्ते में जगह जगह बर्फ पड़ी हुई थी। कुछ देर ऐसे ही भीगने के बाद ठंड से मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने थोड़ी दूर चलकर एक घर में पनाह लेने के लिए दस्तक दी, क्योंकि अब तक मेरी बर्दाश्त से ठंड बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर 2 मिनट मजीद भीगा तो यहीं कुछ हो जाएगा। एक बात मैंने मजीद 2 बार जोर से दरवाजा बचाया था। एक लड़की ने फिर अंदर से आकर दरवाजा खोला और मुझे देखकर परेशान होकर दरवाजा बंद करने लगी थी। मैंने मौसम का बताकर पनाह मांगी तो मुझे पनाह देने से हिचकिचा रही थी। वहां सिर्फ वही 2 औरतें थी जो कि घर में अकेली थी, मगर मुझे आसपास कोई और घर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मौसम के तेवर देखकर इन्होंने मुझे घर में दाखिल होने दिया और एक कमरा रहने के लिए दिया। ये कबायली लोग थे और इनकी माएं हम लोगों से बहुत अलग होती हैं। किसी नामहरम या गैर मर्द को घर में दाखिल करना भी यहाँ गुनाह समझा जाता है। फिर भी इन्हीं मेरे हालत पर तरस आया था और मैंने शुक्र का सांस लिया था। अगले दिन एक शोर की आवाज से मेरी आंख खुली थी। जब मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पर बहुत सारे कबायली लोग जमा थे। वो मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाने लगे कि 2 अकेले यतीम लड़कियों को घर में पूरी रात अकेले मर्द ने गुजारी है। कोई कह रहा था कि पुलिस को बुलाया जाए तो कोई मेरे साथ इन लड़कियों को भी सजा की धमकियां देने लगा था। वो दोनों मासूम लड़कियां जो आपस में कजन्स थी सिर्फ रोए जा रही थी और एक दूसरे से कह रही थी कि अब इसके गुनाह की सजा हमें सिर्फ मौत मिलेगी, क्योंकि इन सारे लोगों का मदा ये था कि मैं यहाँ पर गलत नीयत से ठहरा हुआ था और मेरी सजा ये थी कि मुझे या तो इन दोनों से निकाह करना होगा या इन दोनों के साथ इस दुनिया से जाना पड़ेगा। फिर तो जान बचाना ही सही फैसला था। इस सूरत हाल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गमगीर होती जा रही थी। मेरे अगर 100 दोस्त थे तो 100 दुश्मन भी थे। मीडिया तक अगर ये खबर पहुंच जाती तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। फिर वक्त की नजाकत को समझते हुए मुझे खामोशी से इन दोनों के साथ निकाह करके इन्हें अपने घर लाना पड़ा। घर पहुंचते ही घर में तो जैसे कियामत सी आ गई थी। मेरी पहली बीवी मरियम और अम्मी ने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो मेरी मजबूरी समझ गई थी। मगर निम्रा ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था। इससे मेरे साथ 2 बीवियां मजीद देखकर गशी के दौरे पड़ने लगे थे। वो तो इसी इंतजार में थी कि वापसी पर मरियम को भी खुद से दूर कर दूंगा, लेकिन अब तो उल्टा ही हो गया था और इस बात पर इसने बहुत ही ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। वो नाराज होकर अपने माँ बाप के घर में चली गई थी। 3 बीवियां होते भी इसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। आखिर मेरी 4 शादियों की बात बाहर भी होने लगी और मुझे बहुत से लोगों से सख्त बातें सुनने को मिली कि शायद मैं औरतों का शौकीन हूँ जो एक से ज्यादा बीवियों को रखा हुआ है। मुझे लोगों के रवैये पर बहुत ज्यादा मायूसी हो रही थी कि एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत तो मेरा मजहब देता है, तो फिर लोग कौन होते हैं इस बात पर एतराज करने वाले। और ये मैंने अपनी साथी खुशी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी के तहत किया था। रफ्ता रफ्ता जिंदगी इतदाल पर आने लगी थी। निम्रा बहुत मुश्किल से मान कर वापस आई थी।
थी और फिर मैंने इन चारों में कभी कोई फर्क नहीं किया था। अपनी तमाम फ्राइज को खुश असलूबी सर इंजाम दे रहा था। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ये सबको ही बराबर हासिल हुआ था। फिर अचानक मुझे एक ऐसी खुशखबरी मिली जिसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे मेरी पहली बीवी ने दी थी कि वो माँ बनने वाली है, और इस बात को 2-4 दिन ही गुजरे कि बाकी तीनों ने भी मुझे ये खुशखबरी सुना दी और मैं हैरत से दंग रह गया कि वो चारों एक साथ हामला कैसे हो सकती हैं। मगर जो भी था, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मेरी अम्मी मेरी पहली बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और इसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती थी। मुझे अक्सर कहती थी कि मरियम का ख्याल रखा करो, ये बहुत सीधी सादी है, जमाने के चाल चलन से नावाकिफ है। मैं अम्मी की बात को हंसी में टाल दिया करता था। ये तो मैं भी मानता था कि मरियम बहुत अच्छी थी, वो सबसे ज्यादा मुझे समझती थी और मेरी जरूरतों का सबसे ज्यादा ख्याल भी वही रखती थी। एक बात जो मैंने नोट की थी, निम्रा की सबसे ज्यादा किरण के साथ बनती थी। किरण भी मेरी बीवी थी जिसको मैं उसकी कजन के साथ ब्याह कर लाया था, और मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हैरत होती थी। किरण भी तो इसकी सौतन ही थी। बाकी दोनों के साथ तो वो बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और इसके साथ इतना ज्यादा कर जोर था कि घर में ये दोनों इकट्ठी दिखाई देती थी। जबकि मरियम और दुआ दोनों सादा और कम गो थी। दुआ तो किरण की कजन भी थी, लेकिन फिर भी इसकी कजन ने इसे सिर्फ सौतन का ही दर्जा दिया था। दुआ और मरियम पास पास रहती थी और ये दोनों ना ज्यादा बातचीत करती थी, ना ही किसी फालतू सरगर्मियों में मशगूल नजर आती थी। अम्मी भी इन दोनों की तारीफ करते हुए दिखाई देती थी। निम्रा ने ऑफिस में जाना छोड़ दिया था, वो घर के कामों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। 2 बीवियां मजीद आने से इसके मकाम पर भी अब कुछ फर्क पड़ा था। जिन बातों में मरियम सब्र का दामन थाम लेती थी, अब निम्रा को भी कभी सब्र करना पड़ता था। जबकि वो मेरे और अपनी मोहब्बत के लिए बहुत जुनूनी थी। अगर अम्मी कभी इसे घर के काम करने का कहती तो वो तबीयत खराबी का बहाना बनाकर पूरा दिन कमरे में लेटी रहती। मेरी शादियों का इसके दिल पर गहरा असर पड़ा था। मैं 4 बीवियों और होने वाले बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, जबकि मरियम मेरा ख्याल रखने के चक्कर में खुद को हलकान करती। वो ऐसी ही थी, अपने हक दूसरों को देने वाली। एक दिन मैं घर आया तो अम्मी ने सीधा अपने कमरे में बुला लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मैंने इनसे गुस्से की वजह पूछी तो वो फट पड़ी, ये तुम अपनी बीवियों से पूछो। अब की बार मैं चौंक पड़ा था। क्यों, क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है? ठीक कहाँ है? ये दूसरी बार हो रहा है। मरियम को दूसरी बार किसी ने गिराने की कोशिश की है, और तुम जानते हो कि ये मेरी बहू कितनी सादा और साबिर शागिर है। वो तो कुछ भी नहीं करती, मगर मैं इसके साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस हालत में है, और वो कौन है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? घर में बाहर से कोई आता नहीं, तो फिर ये तुम्हारी तीनों बीवियों में से ही किसी एक का काम है। इनसे सख्ती से पूछो कि ये हरकत किसने की है, वरना फिर मैं अपने तरीके से पूछूंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं भी हकीकत में परेशान हो गया था। बज़ाहिर तो ये सब इत्तेफाक से रहती थी और अंदर ही अंदर एक दूसरे की जड़ें काट रही थी। ये बात तो बहुत गलत थी और इसके रोकथाम करना बहुत जरूरी था, वरना मुझे इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। मैंने इन तीनों से पूछा, मगर जब निम्रा की बारी आई तो वो रोने लगी। वो बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको मुझ पर यकीन नहीं जो आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। मैं इसके रोने से हकीकतन बुखला गया था और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मैं कभी भी इसको रोते हुए नहीं देख सकता था, और अब की बार भी यही हुआ था। और हमेशा की तरह इसने वो बात मुझे भुला दी थी जो मैं इससे करने वाला था, मगर फिर जल्दी हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई थी। मैं जान गया था कि घर में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस बात की तरफ मेरी अम्मी ध्यान न दिलाती तो मेरा ध्यान शायद इस बात की तरफ ना जाता। मरियम का ख्याल फिर मैं और अम्मी दोनों रखने लगे। मुझे इसके पेट में पलने वाला अपना बच्चा बहुत अजीज था। मैं बहुत ही ज्यादा पुरजोश था कि मैं एक वक्त में 4 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। मेरी पहली शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था और 5 साल से ही मैं औलाद की नेमत के लिए तरस रहा था, मगर मैं खुदा की रहमत से मायूस बिल्कुल नहीं था। मुझे यकीन था कि जल्द या देर मेरा खुदा मुझे जरूर नवाजेगा, और मेरा यकीन ऐसा कुछ गलत भी नहीं था। मेरे रब ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। इन चारों की डिलीवरी भी एक साथ ही मुतवक्का थी, इसलिए मैंने एक अस्पताल में बात कर ली थी। मैंने इन चारों को वहां पर भर्ती करवा दिया था क्योंकि मरियम की डिलीवरी आज कल में ही मुतवक्का थी और घर में अम्मी अकेली थी। वो इनका कैसे ख्याल रख सकती थी, वो क्या कर सकती थी? इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि इन लोगों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाए। और फिर उस दिन मुझे अस्पताल से कॉल आई कि आपके 2 बेटे पैदा हुए हैं। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं भागम भाग अस्पताल पहुंचा था। आज मुझे बाप बनने का सुख नसीब हुआ था। देखा तो वो जो लेडी डॉक्टर थी वो बहुत घबराई हुई थी। वो अस्पताल
अस्पताल से भागने के चक्कर में थी। मुझे अपनी मजीद 2 बच्चों की पैदाइश का इंतजार था, इसलिए मैं लेडी डॉक्टर के कमरे में गया तो मुझे देखकर वो रुक गई और फिर मुझे वो एक अंदरून कमरे में ले गई और कहने लगी कि आपकी 2 बीवियों की डिलीवरी हुई है। मरियम और दुआ की, जबकि आपकी दूसरी दोनों बीवियां, वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और बोला कि आप जो बात कह रही हैं अपनी बात को मुकम्मल करें। मुझे बहुत से बुरे ख्यालात आने लगे थे। क्या हुआ मेरी बाकी 2 बीवियों को? वो कहने लगी कि निम्रा और किरण दोनों प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। वो दोनों पिछले 9 माह से हमल का ड्रामा मेरे साथ खेल रही थी। औलाद तो जब होनी थी तब ही होगी, लेकिन मेरे जज्बात से खेलना इन्हें नहीं चाहिए था। किरण से फिर मुझे कोई शिकवा नहीं था, इसको आए वक्त ही कितना हुआ था, लेकिन निम्रा वो तो मेरी सबसे ज्यादा करीब रहती थी। वैसे झूठ ना बोलती। फिर डॉक्टर ने कहा और इन्होंने मुझे इस बात पर धमकी दी है कि ये बात आपको या किसी को भी ना बताऊं। इनका कहना है कि कोई भी ऐसी गरीब औरतें जिसके यहाँ पर डिलीवरी हुई हो और वो अपने बच्चे को पाल ला सकती हो तो इनके बच्चे हम दोनों को दे दिए जाएं और इस बात की आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। ये बात आपने किसी को भी नहीं बतानी। लेकिन डॉक्टर मुझे बताकर इन दोनों का असल चेहरा पेश कर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी ये दोनों बीवियां पागल हैं, इसलिए मैं इनसे डर कर यहाँ से भागने के चक्कर में थी। अगर आप यहाँ पर ना आते तो मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती। डॉक्टर की ये बात मेरे लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं थी। मैं ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मैं ऐसा निम्रा के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो मुझे धोखा देगी। इसके बाद मैं इन चारों को घर ले आया और किसी के साथ भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। किरण और निम्रा ने ये बोला कि इन दोनों के बच्चे पैदाइश के फौरन बाद ही फौत हो गए थे। मैंने इन्हें किसी बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं हकीकत जानता हूँ। मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया था। मैं इन्हें मौका देना चाहता था, खुद को सुधारने का मौका देना चाहता था। मुझे निम्रा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे धोखा देकर मुझसे झूठ बोलेगी, मगर अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका था। अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं था। मैं सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना चाहता था। मेरे घर 2 बेटे एक साथ आए थे। इनके सदके में सबकी गलतियां माफ कर चुका था। मैं इस घर में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखना चाहता था। अपने बच्चों की जिंदगी और इनकी माओ पर मैं बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहता था। मरियम और दुआ दोनों मेरे बच्चों की परवरिश खुश होकर करें, इसे सोचकर मैंने इन तक कोई बात भी ना पहुंचने दी। मैं ऑफिस बैठे इस मामले पर सोच रहा था कि मेरा दिल घर की तरफ खींचने लगा। बेटों की याद सताने लगी तो मैं मामूल से ज्यादा जल्दी घर आ गया। किसी को भी मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। मैं सीधा मरियम के कमरे में गया। वो मेरी बड़ी बीवी थी और उसकी लाद मेरा बड़ा बेटा था। मैं इसको अब हर चीज में पहला हक देना चाहता था। वो सुख दुख की मेरी साथी थी। बाकी सबको तो बना बनाया घर मिला था, जबकि इसने मेरे साथ मुश्किल दिन भी देखे थे और मैं इसके वो एहसानात कभी फरामोश नहीं कर सकता था। मैं खुशी खुशी जैसे ही इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गया। किरण और निम्रा मेरे बच्चों के सरहाने खड़ी थी। जब मैं अचानक उनके सर पर पहुंच गया, वो आपस में बच्चों का कोई नुकसान पहुंचाने की बातों में लगी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन न हुआ था। वो दोनों इस कदर नीच हरकत कर सकती थी। वो मरियम से इस कदर बदजन थी कि इसके बच्चे तक को नहीं बख्शना चाहती थी। मैंने इनकी तमाम बातें सुन ली थी। मुझे अपने साथ खड़ा देखकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा गई, मगर मैं सब कुछ जान चुका था। मुझे इनके स्याह चेहरे नजर आ गए थे और मैं सोच रहा था कि अगर मैं आने में देर कर देता तो फिर क्या होता। इतने में मरियम भी आ गई। वो वॉशरूम में शायद नहा रही थी। इस वाकये के बाद मैंने इन दोनों को घर से निकाल दिया था। मैं ऐसी औरतों को घर में नहीं रख सकता था और ना ही इनसे कोई रिश्ता कायम रख सकता था। निम्रा की मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों से उतर चुकी थी। वो सिरे से ही लालची औरत थी। जब पहली बार इसने मुझे छोड़ा था तभी मेरी आंखें खुल जानी चाहिए थी, लेकिन फिर वो मेरी मोहब्बत का जाल मुझ पर डालने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अब की बार मैंने अपना इरादा बहुत पक्का कर लिया था। लेकिन फिर मुझे मरियम ने बहुत समझाया कि ऐसा करना गलत है। गलती हर इंसान से हो जाती है और इसे मौका देना चाहिए। फिर मैंने सादिया को पूरी बात बताई कि इन लोगों ने हमला होने को भी झूठ बोला था, मगर इसके बाद मुझे हैरत का झटका लगा ये जान कर के मरियम और अम्मी तो इस हकीकत को जानती थी। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी। अगर वो जानती थी तो इन्होंने इस बात का इजहार क्यों नहीं किया। मरियम ने कहा कि हम आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे, आपको बेसुकून नहीं करना चाहते थे, मगर अब जो भी हो गया उसे भूल जाएं। वो दोनों अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इन्हें घर ले आए और मैं इस लड़की को हैरत से देख रहा था कि कितना बड़ा दिल था इसका, कितनी ज्यादती की थी इन्होंने इसके साथ, यहाँ तक कि इसके बच्चे को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मगर इसके बावजूद ये इन्हें माफ करने की और घर में लाने की बात कर रही थी। मरियम के बेहद इसरार पर मैं इन्हें घर लेकर आ गया, लेकिन मेरे दिल में अब इन दोनों का वो मुकाम नहीं रहा था। जिंदगी के शबे रोज यूं गुजरने लगे थे, लेकिन मैं इनसे बातचीत करना छोड़ दी थी। फिर मुझे कुछ
कुछ रोज बाद एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत ज्यादा बदल गई थी। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। इन्होंने अपने किए की माफी मांगी और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करने का वादा किया। मैंने फिर इन्हें माफ कर दिया। ज्यादा दुख तो मुझे निम्रा के रवैये का था। इसकी मोहब्बत में अक्सर दूसरी बीवियों के साथ ना इंसाफी कर जाता था और इसने मुझे इस बात का ये सिला दिया था, मगर अब वो बहुत बदल गई थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। मैं भी कब तक अपना दिल पत्थर बना सकता था। निम्रा के साथ तो मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। मुझे इसे फिर माफ करना ही पड़ा, मगर शुक्र कि इसके बाद जिंदगी में फिर सुकून ही रहा। अब इन चारों की औलाद थी और ये इसके साथ ही मसरूफ रहने लगी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।